इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर यही है कि देश में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 4 घंटे तक बैठक चली और इसमें ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान और जहान दोनों ही पहलू जरूरी हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि देश के नागरिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की अहमियत को समझा और अपना दायित्व भी निभाया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ गए हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई। विक्रांत, प्रधानमंत्री फैसला ले चुके हैं 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का, बस सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह से अब ऐलान का इंतजार है। देखिए, जिस तरीके के संकेत हमें मिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब बैठक का समापन हो रहा था तो मुख्यमंत्रियों के साथ ये कहा कि उन्होंने सबको सुना और जिस तरीके से सबकी एक राय है कि इस लॉकडाउन को अभी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, उससे सहमत है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाना चाहिए, उसके बाद आगे की बात देखेंगे। लेकिन चूंकि आधिकारिक रूप से इस मामले में प्रधानमंत्री को ही देश को बताना है, उन्हीं के जरिए जानकारी आएगी, क्योंकि फैसला केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को लेना है। मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के ऊपर यह फैसला छोड़ दिया है। लगभग सारे मुख्यमंत्री ये बोले कि प्रधानमंत्री को इस मसले पर फैसला लेकर के देश के सामने रखना चाहिए। तो एक बार जब प्रधानमंत्री का आधिकारिक रूप से घोषणा होगी, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कब तक के लिए बढ़ा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा और आज या कल में प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा भी कर देंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट के जरिए सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया वो बढ़िया स्वागत योग्य है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाना। तो एक तरह से संकेत मिल रहे हैं, जो हमें जानकारी भी बाकी सूत्रों से मिली है कि 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन आधिकारिक घोषणा की कि कितने बजे से कितने बजे तक की ये घोषणा होगी, वो आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री के जरिए होगी। और उसके दोनों कारण हैं। एक कारण है कि राज्य भी यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा हो और पूरे देश के लिए एक साथ हो, क्योंकि अगर किसी राज्य ने लॉकडाउन किया और किसी एक ने लॉकडाउन खोल दिया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि राज्यों के बीच में कोई सीमाएं ऐसी नहीं होती कि कोई बाउंड्री की जा सके। और दूसरा, प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्वीकार्यता। तो अब ये ऐलान प्रधानमंत्री के जरिए होना है आज या कल। जी विक्रांत, ये भी बताइए, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो 4 घंटे बैठक चली है, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से ये अपील की और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को माना कि इस लॉकडाउन को फिलहाल बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सारे मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि इस समय हम बेहद ही क्रूशियल स्टेज पर हैं अगर कोरोना को देखें। और जिस तरीके से देश ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ, और जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों को एक बड़े राजस्व से हाथ धोना पड़ा, उनका राजस्व बहुत कम हो गया। और उसके बावजूद लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो लोगों की ज़िंदगी है, और इसी कारण राज्य सरकारें ये चाहती थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। वित्तीय स्थिति को लेकर के राज्य सरकारों ने अपनी चिंता से केंद्र सरकार को अवगत करवाया है और उन्हें यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस मसले पर फैसला लेंगे और राज्यों की इस स्थिति के बारे में भी जल्द ही कोई ना कोई फैसला होगा। जी विक्रांत, ये भी बताइए कि लॉकडाउन को लेकर के जब कई विकल्पों की बात की जा रही थी, तो ये भी कहा जा रहा था कि कुछ हॉटस्पॉट्स होंगे जिन पर ज़्यादा कड़ाई बरती जा सकती है, बाकी जगह कुछ ढिलाई बरती जाएगी। लेकिन जो कुछ आप बता रहे हो, जो कुछ बैठक से निकल कर आ रहा है सूत्रों के हवाले से, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी यही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना गया है कि जिस तरह से 21 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चला, उसको कुछ वक्त और बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीता जा सके। देखिए नेहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका अभी इलाज नहीं है, लेकिन इसका रामबाण इलाज जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। अपने घर पर रहकर ही आप इससे बच सकते हैं, और एक दूसरे से संक्रमण, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव उसके साथ में कोई आ गया तो उसको संक्रमण। मछली पालन उद्योग को लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट किया है। अब इस इंडस्ट्री से जुड़े ऑपरेशंस और प्रक्रियाएं जैसे फीडिंग, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, सेल, मार्केटिंग इत्यादि अलाउड होंगी। परंतु संस्थाओं के हेड्स की जिम्मेदारी होगी कि वे सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का अनुपालन सख्ती से करें। जिला अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होगी कि वे इन गाइडलाइंस का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट सुनिश्चित करें। आज गृह मंत्रालय ने स्टेट्स और यूटीज़ को पत्र लिखकर फिर से आग्रह किया है कि डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ
को आवश्यकता अनुसार पुलिस सिक्योरिटी दे, अस्पतालों में जब वे स्क्रीनिंग हेतु जाते हैं और जहां पेशेंट्स क्वारंटाइंड हैं। एसेंशियल कमोडिटीज और सप्लाईज की स्थिति नियंत्रण में है और हर लेवल पर मॉनिटर हो रही है। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग आगे आ रहे हैं। हमारे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी इस मुहिम में आगे आए हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और इसमें अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। अपने परिसरों में क्वारंटाइन कैंप्स लगाने के अलावा उन्होंने इस संदर्भ में कई कदम उठाए हैं। सीएपीएफ जनता में जागरूकता फैला रहे हैं। उनकी चिकित्सा टीमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रही हैं। उन्होंने कई स्थानों में स्ट्रैंडेड वर्कर्स इत्यादि को सूखा राशन और पैक्ड भोजन उपलब्ध कराया है। वे अपने अस्पतालों में भी सुविधाएं विकसित करके आम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि हम सब के सहयोग से कोविड चेन को तोड़ने में सफल होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीएमआर प्लीज। आज तक हमने 1,71,718 सैंपल्स का टेस्ट किया है। उनमें से 16,564 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। इन 16,564 में जो आईसीएमआर का नेटवर्क है उसमें आज के तौर पे हमारे 146 लैब्स हैं। उनमें से हमने 14,210 लोगों का सैंपल टेस्ट किया। प्राइवेट लैब्स की संख्या अभी 67 है। उनमें 2,354 सैंपल्स को टेस्ट किया गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर प्लीज। जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि जिस दिन से कोविड-19 ये डिजीज़ हम लोग के सामने आई है, इंडिया का रेस्पॉन्स हैज़ ऑलवेज बीन ऑन अर्ली एक्शन। हम लोग प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड उस पद्धति के तहत देश में काम कर रहे हैं। हमारी एक ग्रेडेड अप्रोच रही है जिसके तहत जैसे जैसे सिचुएशन देश में, देश के बाहर इमर्ज होती रही, उसी तरीके से हमारा उससे अलाइन करते हुए हमारा रेस्पॉन्स कोविड-19 के प्रति रहा है। आज देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए राज्यों के साथ पीपीईज, N95 मास्क, टेस्टिंग किट्स, मेडिसिन, वेंटिलेटर्स और इसी तरह से रिलेटेड क्रिटिकल सप्लाई को इंश्योर कर रही है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जिनके द्वारा इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, उसको भी स्टेट के साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और अब तक की अगर संख्या देखें तो 586 डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट ने हमें रिपोर्ट किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलाकर, जिसके द्वारा करीब 1 लाख प्लस बेड्स, आइसोलेशन बेड्स और करीब 11,500 जो उसमें आईसीयू बेड्स भी उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। और मैं आप लोगों को दृष्टि में लाना चाहूँगा कि यह फिगर दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन इवैक्चुअलिटी। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टिंग और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए जो अपनी एक गाइडलाइन जारी की थी, उसके द्वारा उन्होंने फिर कहा है जिले के जितने डीएम्स हैं कि आप जब डिस्ट्रिक्ट का कंटीजेंसी प्लान बनाएं तो उसमें उन गाइडलाइंस को भी शामिल किया जाए। स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर एफर्ट है कि कंटेनमेंट पॉलिसी, कंटेनमेंट एक्शन प्लान, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्लिनिकल मैनेजमेंट पेशेंट्स का ढंग से किया जाए, तरीके से किया जाए। और इसी के तहत ही इससे पहले भी एम्स में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। एक और सीरीज ऑफ वेबिनार्स जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए इस वीक हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के माननीय मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए उसमें सब लोगों ने मिलकर कलेक्टिव अपने रिजॉल्व को बताया है कि हमें किसी भी तरीके से इस महामारी से बचना है और मिलकर हम सब लोगों को इसमें काम करना है। अब तक का अगर डेटा देखें तो 642 लोग, 642 पीपल दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। कल 1035 टोटल इंक्रीज्ड केस में नोट किया गया है और जिसके साथ ही टोटल केसेस की संख्या 7447 हो चुकी है। येस्टरडे
40 डेथ्स वर रिकॉर्डेड और जिसको मिलाएं तो टोटल 239 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर स्टडी क्या वह ICMR की स्टडी है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ICMR की ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन उस स्टडी से संबंधित वह स्टडी नहीं है। मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ केसेस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक एनालिसिस की थी। वो एनालिसिस, शायद आप उस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस एनालिसिस के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे हम सबको पता है 22 मार्च को हम लोगों ने जनता कर्फ्यू देश में इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें देश के हर नागरिक ने अपना सपोर्ट दिया। 25 मार्च से हम नेशनल लॉकडाउन की स्थिति में हैं। अगर हम देखें कि हम कोई लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर नहीं करते तो ये केवल एक स्टैटिस्टिकल रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ड एनालिसिस है, जिसको कि मैं फिर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये कोई ICMR की स्टडी नहीं है, ये केवल स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके द्वारा हमें देखा कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। और उसी के तहत अगर हम लोग जो हमारा लॉकडाउन से पहले की स्थिति है उसमें हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ केसेस करीब हाईएस्ट जो है 28.9% रिकॉर्ड हुआ, तो उसके तहत शायद हमारे 1.2 लाख केसेस 15 अप्रैल तक हम रीच कर पाएंगे। और उसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स, जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें। तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफ़ी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 केसेस हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें। इसके साथ ही मैं हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूँ कि जो मेजर एक्शन है वो फील्ड पे हमारे सेनानी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फ्रंट लाइन वर्कर्स इस बैटल को, हर तरह के रिस्क को, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को भी होते हुए भी आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उससे संबंधित एक आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर आया था वह आगरा में आया था और उस क्लस्टर पर कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और कैसे फील्ड साइड पर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने मिलकर काम किया। तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा एक्शन, हमारी पूरी अप्रोच हमेशा से रही है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। हमने उसमें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम था उसको इस्तेमाल किया। हमारा फोकस रहा एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स पर, और हमने साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए मेडिकल अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया। इसके साथ ही जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से हमारे फील्ड पर हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए भी हमने फूड और सिविल सप्लाईज फॉर नीडी उस पर काम किया, इसेंशियल सप्लाई चेन को मेंटेन किया। और यह सब कार्य करते हुए कैसे हमें सिटीजन को इन्वॉल्व करना है, यह भी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था जिस पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। इससे पहले भी आप लोगों की नॉलेज में आता रहा है कि अगर कोई भी एक केस पाते हैं तो हम उस केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भाग में हम पूरा वेरीफाई करते हैं ये केस कहाँ कहाँ गया। तो जैसे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये पहला केस उनकी दृष्टि में आया 25 फरवरी में, तो उन्होंने उस पूरे केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कि वह दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली से आगरा कब गए, आगरा में वो अपने घर पर रहे या अपनी फैक्ट्री में रहे, उसके अलावा किस किस रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में किससे इंटरेक्ट किया, तो वह एक हमारा कॉन्टैक्ट बनता है। उसके तहत जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एपीसेंटर और हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन किया। उसके बाद हर बार हम आप लोगों की दृष्टि में लाते रहे हैं कि हमारा एक क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान, हमारा एक आउटब्रेक कंटेनमेंट प्लान होता है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी जो सेंट्रल टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एपी सेंटर को आइडेंटिफाई किया। एपी सेंटर को मैप पे आइडेंटिफाई करके कितने पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पॉजिटिव केस का इम्पैक्ट रहा उसको मैप पर डिलीनेट किया गया। डिलीनेट करने के बाद उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई। तो जैसे उन्होंने 3 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने कंटेनमेंट जोन माना, 5 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने
उसके बफर जोन के तहत मानते हुए उसके अंदर जितने भी हमारे अर्बन परमानेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया। साथ में हर पर्टिकुलर एरिया का उन्होंने एक माइक्रो प्लान बनाया। 1248 स्पेशल टीम्स बनाई गई, जिसमें कि नगर निगम और हेल्थ के स्टाफ ने मिलकर जाकर घर घर पर सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने पूरे जितने भी पॉपुलेशन थी करीब 9.3 लाख लोगों का उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया। और उसके बाद उसमें उन्होंने जब हाउस टू हाउस सर्वे किया तो 2500 लोगों को ऐसा पाया गया जिनको कफ, कोल्ड या फीवर के सिम्टम्स थे, और जिसके तहत उन्होंने फिर उनका सैंपल बेस्ड ऑन सैंपल क्राइटेरिया उस तरह से करके मॉनिटर किया। आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के पार्ट में उन्होंने अपने आगरा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट किया। सेंट्रल हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश की गई, मल्टी फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई गई जिन्होंने पर्टिकुलर हेल्थ के अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स पर एक्ट किया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोगों ने मिलकर लॉकडाउन और क्लस्टरिंग के ऊपर भी काम किया। जब हम यह काम कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कैसे आइसोलेशन फैसिलिटीज और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज और क्लस्टर कंटेनमेंट में काम हो उस पर पूरा फोकस किया गया, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक हमारा मेजर कंपोनेंट रहा। साथ में हमने क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया, और जितने भी क्लस्टर्स थे उनको, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, उनको एक्टिव सर्वे और कंटेनमेंट के थ्रू उन्होंने मैनेज किया। वाइल ऑल दीज एफर्ट्स फॉर गोइंग ऑन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट को मैनेज करना भी उतना ही बड़ा एक चैलेंज था, तो जिसके तहत उन्होंने लोकल प्रोवाइडर्स ऑफ फूड और मेडिकल सप्लाईज को आइडेंटिफाई किया और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को डोर डिलीवरी के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट कराया। साथ ही इसेंशियल कमोडिटीज को मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उन्होंने ई फास्ट फैसिलिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसके साथ ही वाइल ये सारे एफर्ट्स चल रहे थे तो कैसे हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, एनिमल्स एंड काउज हैं, उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कोऑर्डिनेशन, हमारे वल्नरेबल सेक्शन जो होमलेस एंड नीडी हैं उनका खाने से रिलेटेड और उनके रहने से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करना, ई कॉमर्स को प्रमोट करना ताकि उसके द्वारा हम डोर डिलीवरी ले सकें। इसको करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक सेल्फ रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसके थ्रू वह अपना रिस्क डेफिनेशन पा सकते थे, वह अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको आरोग्य सेतु के बारे में बताया है तो 50 करोड़ से ज्यादा दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, देश में 2 सप्ताह के लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 4 घंटे तक चली बैठक में ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान और जहान दोनों ही पहलू जरूरी हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि देश के नागरिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की अहमियत को समझा और अपना दायित्व भी निभाया। पीएम मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देंगे, लेकिन जल्द ही इस बात का आधिकारिक ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से ही होगा कि लॉकडाउन अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है 14 अप्रैल के बाद। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे 3 रिपोर्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि आज की जो बैठक हुई थी उसमें सभी मुख्यमंत्रियों से राय ली गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रधानमंत्री के इस बैठक खत्म होने के बाद ट्वीट भी किया था। हमारे साथ जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, हमारी संवाददाता प्रियंका कांठपाल हमारे साथ हैं और मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कोविड-19 की इस लड़ाई में अब तक सबसे ज्यादा केसेस झेल चुका है। सबसे पहले विक्रांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जिस तरह की मीटिंग रही और जिस तरह 4 घंटे ये मीटिंग चली, उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है 2 हफ्ते लॉकडाउन देश में और बढ़ाने का 14 अप्रैल के बाद, इसे देशवासी कैसे समझे? देखिए, निश्चित तौर पर बेहद ज़रूरी था और राज्य सरकार जो है सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते, राज्य के मुखिया होने के नाते इन सभी मुख्यमंत्रियों को ये जानकारी है कि उनके राज्य में वर्तमान स्थिति की क्या है। एकदम सटीक ज़मीनी आकलन राज्य सरकारों के पास रहता है और इसी कारण प्रधानमंत्री ने भी अंतिम फैसला लेने से पहले सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का फैसला किया था। इसी कारण सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की गई और बैठक में लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने एक
स्वर में ये कहा कि इस मामले में अभी लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और केंद्रीय स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ राज्यों की अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर के चिंताएं थी, उन्होंने उनसे केंद्र को अवगत भी करवाया, केंद्र से फंड की भी मांग की, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि लॉकडाउन करवाना बढ़ाना अभी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की जो चेन तोड़ने में भारत कामयाब रहा है, अभी तक थर्ड स्टेज में नहीं आए हैं, तो उसको काबू रखने के लिए यह भी लॉकडाउन बढ़ाया जाना जरूरी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सभी मुख्यमंत्री जो थे उनकी कमोबेश एक ही राय थी, एक ही मत था, और उसके बाद ही इस तरह का फैसला प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है। विक्रांत, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस फैसले की खबर बाहर आने के बाद एक तरह से, क्योंकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का हिस्सा थे, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला लिया है। अभी भारत की स्थिति कई विकसित देशों से अच्छी है, क्योंकि हमने लॉकडाउन पहले ही शुरू कर दिया था। अगर इसे अभी खत्म किया जाता है तो जो भी फायदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत अहम है। प्रियंका कांचपाल हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से मोहर लगा दी इस बात पर कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करेंगे, और किस तरह से आगे लॉकडाउन बढ़ने से देशवासियों को फायदा होगा, इसका संदेश और संकेत भी दिया केजरीवाल ने। पाया गया है, इसलिए जो है इसकी तारीफ हुई है। गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पुलिस के आंकड़ों के अनुसार धारा 188 के अंतर्गत 14,342 एफआईआर अब तक दर्ज करते हुए 45,483 लोगों को जो है नामजद किया है लॉकडाउन ब्रेकअप करने के लिए। 14,342। साथ साथ अब इसमें से 35,569 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो काफी हद तक जो है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्ती भी की गई है। प्रदेश में अब तक काफी वाहनों की चेकिंग करते हुए लगभग 20,000 वाहन जो है उनको 20,000 वाहनों को सीज किया गया है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि पूरे देश में इतनी अधिक संख्या में जो कार्रवाई की गई है वो कहीं भी देखने को नहीं मिली है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में अब तक जो चालान के माध्यम से धनराशि जमा हुई है वो 6,04,000 रुपए हुई है, जो 6,04,00,000 रुपए हुई है, जो बहुत अधिक मात्रा जो है अब हो गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब ईसी एक्ट में जो है बहुत तेजी से काम हुआ है, और ईसी एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई हो गई है उसके अनुसार 367 एफआईआर जो है ईसी एक्ट में दर्ज हो गई है, और 463 लोगों के खिलाफ जमाखोरी और कालाबाजारी के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गई है। कुल प्रदेश में 5,387 बैरियर स्थापित कर दिए गए हैं, जिसके बेसिस पर पूरे प्रदेश में चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि 11 अप्रैल को कुल 35 मामले हमने फेक न्यूज के डिटेक्ट किए या गलत न्यूज के डिटेक्ट किए, जिसमें फेसबुक के 10 मामले हैं, टिकटॉक का 1 मामला है, ट्विटर के 22 मामले हैं, और व्हाट्सएप के 2 मामले हैं, जिसमें हमने साइबर सेल को भी सूचना दे दी है। बहुत जल्दी भी साइबर सेल इनकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई भी कर देगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं और जिन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके तहत जो अब तक की संख्या आई है वो निम्नवत है। कुल मिलाकर 15 जनपदों में 125 हॉटस्पॉट्स इंगित किए थे। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। यूपी में अब तक 448 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, और इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई उसमें यह संकेत साफ निकल कर आया कि 14 अप्रैल के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ सकता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। प्रियंका कांचपाल हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, प्रधानमंत्री के कदम की ट्वीट करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तारीफ भी की।
जी बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात को भी कहा था कि लॉकडाउन अगर सिर्फ राज्य रखेगा और सेंट्रल की तरफ से नहीं होगा तो वो उतना असरदार नहीं होगा। यही दलील देते हुए उन्होंने 2 हफ्ते लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग वहां रखी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद ट्वीट करके उन्होंने एक तरीके से कहें तो औपचारिक रूप से ये जानकारी दे दी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। खासतौर पर दिल्ली की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह माना जा रहा था कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है 2 हफ्ते के लॉकडाउन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी रैंडम सैंपलिंग की बात हो रही है, 1 लाख रैंडम लोगों की टेस्टिंग की बात हो रही है, ये तमाम चीजें तभी संभव है जब स्थिति ऐसी ही रहे जैसे अभी बनी हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने की तरफ से ये मांग भी की गई थी और मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये बता दिया है कि किस तरह से लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। मुंबई से हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, आज की जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां अब तक सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं। ऐसे में लॉकडाउन का बढ़ाया जाना, इसको महाराष्ट्र और मुंबई के परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखा जाए? देखिए, मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में कई ऐसे हॉटस्पॉट हैं या हिस्से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। मुंबई की बात करें तो 1000 से ज़्यादा केसेस मुंबई में अकेले हो चुके हैं, जो किसी भी प्रदेश से ज़्यादा केसेस है। मुंबई लगातार ये मुंबई में मांग उठ रही थी कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। कल ही सीएम ने संकेत दे दिए थे कि पीएम के साथ बैठक करने के बाद उनसे मांग की जाएगी कम से कम 15 दिनों के लिए इसको बढ़ाया जाए। और आज जो जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से कहा है कि कम से कम 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। एक स्टेट अगर बढ़ाता है या एक स्टेट अपना लॉकडाउन करता है तो दूसरा स्टेट उससे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री अगर लॉकडाउन की घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में लागू होता है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद खुद मुख्यमंत्री 5 बजे फेसबुक के द्वारा लोगों से मिलने वाले हैं, लोगों से बातचीत करेंगे ताकि और सारी चीज़ों की आधिकारिक जानकारी देंगे। यानी जिस तरीके से मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर मुंबई और पुणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बहुत साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन को अभी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारी संवाददाता आशिका इस वक्त मौजूद है। आशिका, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये जो लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही गई है, इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या रुख रखा गया है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी, सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये जो लॉकडाउन है इसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा है हालांकि कि लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिलनी चाहिए। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मिठाई की दुकानें खुल चुकी हैं पश्चिम बंगाल में, फूल मंडी खुल चुकी है, पान की दुकानें खुल चुकी हैं। अगली तैयारी ये है कि टैक्सी जो है, कुछ तरह से जो परिवहन विभाग है उसको भी राहत दी जाए। टैक्सी कुछ जो है सड़कों पर उतारी जाए, होम डिलीवरी के काम में उनको लगाया जाए। हालांकि इसके साथ ही कुछ जो हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं उनको पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स को पूरी तरह बंद रखा जाए, जो इंटरस्टेट ट्रेन हैं उनको भी बंद रखा जाए और जो श्रमिक हैं जो 100 दिन का काम करते हैं उनको 2 महीने का वेतन दिया जाए। साथ ही राज्य को केंद्र सरकार से जो राशि मिलने वाली है, जो बकाया राशि है, वो भी देने को कहा है। नेहा जी बिल्कुल, तो देखिए कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति बन रही है कि हर राज्य लगभग ये कह रहा है कि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि लॉकडाउन अगर बढ़ाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा हमारे संवाददाता विक्रांत ने बताया कि राज्यों की जो अपनी कुछ चिंताएं और मजबूरियां हैं, आज वो भी प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने साझा की। विक्रांत, लोगों के मन में अब ये उत्सुकता जरूर है कि सूत्रों के हवाले से अब तक जो खबर आ रही है, जिस पर लगभग मोहर एक तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट के जरिए लगा चुके हैं, उसका औपचारिक ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से कब होगा? देखिए, आज तो इस बात की अब जानकारी आ रही है कि आज किसी तरह का संबोधन प्रधानमंत्री का नहीं होगा। तो अब ये क्योंकि कहा पहले से यही जा रहा था कि 11 तारीख को जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे उसके बाद ये ऐलान औपचारिक रूप से किया जाएगा। तो अब ये कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि कल या परसों में 2 दिनों के भीतर, यानी हो सकता है कल ही या फिर परसों प्रधानमंत्री का संबोधन आए, क्योंकि राज्य ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के जरिए अगर ये फैसला लागू होता है देश भर में तो इसका
उसका एक अलग असर पड़ता है। लोग उसमें मानते भी हैं, कानून का भी उनके सामने डर होता है और एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो बात की स्वीकार्यता है उसका भी राज्य फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो लोग उसे ज़्यादा सुकून से मानेंगे, उसमें लोगों को विश्वास है उनकी बात पर। इस कारण से जो लॉकडाउन में निश्चित तौर पर सामान्य व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। अब कुछ चीज़ों की शॉर्टेज भी हो रही है, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि जो ज़रूरी का सामान है उसकी शॉर्टेज नहीं होने दी जाएगी। लेकिन घरों में बंद रहना लॉकडाउन के दौरान वो एक परेशानी ज़रूर है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए उससे ज़्यादा रामबाण इलाज कोई नहीं है। तो लोगों को चिंताएं भी दूर हों, प्रधानमंत्री का अगर संबोधन होता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा जब उन्होंने ताली बजाने को कहा तो लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। जब लाइट बंद करके मोमबत्ती जलाने को कहा तो लोग बालकनी में पहुंच गए थे। इतने कष्ट को झेलते हुए भी ये सब पूरे देश ने एकजुट होकर करके दिखाया। तो इसी कारण से प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार है, लेकिन आज ये संबोधन नहीं होगा, इस बात की अब पुख्ता जानकारी आ चुकी है। तो विक्रांत, हमारे संवाददाता हमें बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आज राष्ट्र के नाम संदेश नहीं होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी की जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है उसमें ये तकरीबन तय हो गया है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ सकता है। 2 सप्ताह मतलब 14 अप्रैल के बाद जब 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि खत्म होती है उसके बाद 2 सप्ताह के लिए और ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। उस हिसाब से अगर आप इसकी गणना करें तो 30 अप्रैल तक देश में अभी लॉकडाउन रहने की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक ऐलान करेंगे और कल या परसों में वो इस तरह का राष्ट्र के नाम संबोधन दे सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं देशवासियों को भरोसा देने की भी कोशिश होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोलकाता के कई हिस्सों में गैर जरूरी सामानों के लिए भी लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिन इलाकों में भीड़ देखी जा रही है उसमें नारकेल डांगा का इलाका भी है जहां कोरोना के मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में धार्मिक आयोजनों के लिए भीड़ जमा होने दी जा रही है और राशन वितरण तय प्रक्रिया के मुताबिक नहीं किया जा रहा। ये सब केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। तो पश्चिम बंगाल सरकार को गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र की तरफ से ये चिट्ठी, जिसमें बड़ी बात सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी में बहुत साफ कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का ठीक तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। अनावश्यक सामान के लिए भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से लड़ने का एक बहुत कारगर कदम है, बावजूद इसकी भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा और कई बातें कही गई हैं कि कोलकाता के कई हिस्सों में गैर ज़रूरी सामानों के लिए लोग नजर आ रहे हैं। जिन इलाकों में भीड़ देखी जा रही है उसमें नारकेल डांगा का इलाका भी है।